नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। इसमें अपशिष्ट को 3 भागों में अलग करने के लिए अपशिष्ट उत्पादक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इन नियमों की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है। अपशिष्ट उत्पादक को अपशिष्ट यानी कूड़ा उठाने वाले को उपयोगकर्ता शुल्क देना होगा कि ये नियम अब नगरपालिका क्षेत्रों से परे भी लागू होते हैं तथा इन्हें शहरी समूहों, जनसंख्या कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट की समस्या को ध्यान में रखते हुए ही इनको अपनाया गया है। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार कचरे को 3 भागों में अलग करने के लिए कचरा उत्पादक की जिम्मेदारियों को पेश किया गया है, जिसमें कचरे के 3 भाग हैं, गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट। नियमों में अपशिष्ट उत्पादकों को कचरा संग्रहकर्ताओं को एक उपयोगकर्ता शुल्क देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये नियम नगर पालिका क्षेत्रों से परे भी लागू होते हैं और इन्हें शहरी समूहों, जनगणना कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा नियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया है। यानी इन नियमों की समग्र जिम्मेदारी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वह है पर्यावरण मंत्रालय। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, चौथा कथन सही है और इस रूप में सही कथन की पहचान करें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर श्रेणी से संबंधित नहीं है। आपके विकल्प हैं अंडमान सफेद दांतों वाली श्रू, भारतीय बायसन यानी गौर, उत्तरी नदी टेरापिन कछुआ की पुदुचेरी शार्क। दिए गए विभिन्न जंतुओं के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं अंडमान श्रू की तो यह एक स्तनपायी है जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है। यह भारत के दक्षिण अंडमान द्वीप में ही पाई जाती है। इसके अलावा जब बात की जाती है नॉर्दर्न रिवर टेरापीन यानी उत्तरी नदी टेरापीन कछुए की तो यह भी गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पांडिचेरी शार्क की तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि यह एक शार्क की अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जो कभी ओमान की खाड़ी से न्यू गिनी तक संपूर्ण भारत तटीय प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती थी। हालांकि वर्तमान में यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जब हम बात करते हैं भारतीय बायसन यानी गौर की तो इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह मूल रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है जो जंगली मवेशियों में सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। 1986 से ही IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके पालतू वर्जन को गयाल या मिथुन के रूप में भी जाना जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि भारतीय बायसन यानी गौर ही एक ऐसी प्रजाति है जो IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी से संबंधित नहीं है और हमारा इस रूप में सही उत्तर हो जाएगा बी। आप इन चित्रों में इन प्रजातियों को देख सकते हैं जिसमें अंडमान श्रू को देखा जा सकता है, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन कछुए को देखा जा सकता है, आप पौंडीचेरी शार्क को देख सकते हैं और इसमें भारतीय बायसन यानी गौर को भी देखा जा सकता है। आज के न्यूज़पेपर में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है।
नामीबिया से चीतों को स्थानांतरित करने वाली परियोजना के समान ही अब भारत सरकार श्रीलंका में गौर यानी इंडियन बाइसन को निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो कि श्रीलंका में 17वीं शताब्दी के अंत से ही विलुप्त हो चुके गौरों की आबादी को पुनर्जीवित करने से संबंधित है। यदि परियोजना को मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत और श्रीलंका के बीच इस प्रकार का पहला समझौता होगा जो वन्य जीव या प्राणी कूटनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद लौह खनिज का ऑक्सीकरण हो जाता है या इसमें जंग लग जाता है, जिससे वहां की मिट्टी और वातावरण लाल दिखाई देता है। मंगल के 2 छोटे चंद्रमा हैं, इनके नाम फोबोस और कैलिस्टो हैं। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, दोनों कि इनमें से कोई भी नहीं। मंगल ग्रह के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह सूर्य से चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। मंगल के लाल दिखने का कारण चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण या जंग लगना और मंगल की धूल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसमें सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अवस्थित है, जिसे ओलंपस मॉन के रूप में जाना जाता है। जब हम बात करते हैं इसके चंद्रमाओं की, तो इसके 2 छोटे चंद्रमा हैं, जिसे फोबोस और डिमोस के रूप में जाना जाता है। जब बात की जाती है कैलिस्टो की, तो कैलिस्टो के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि कैलिस्टो गैनीमेड के बाद बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। साथ ही कैलिस्टो, गैनीमेड और शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के बाद सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। इस रूप में केवल पहला कथन हमारा सही है और उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रकाशित SECC 2011 डेटा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन या पहचान की जाएगी। इस योजना के तहत तेल विपणन कंपनियां रीफिलिंग और स्टोव खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती हैं। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि तीनों ही कथन सही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इस योजना को मूल रूप से 2016 में शुरू किया गया था, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 50 मिलियन LPG कनेक्शन के वितरण की परिकल्पना की गई थी। बाद में इसका लक्ष्य है मार्च 2020 तक 8 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना किया गया। हालांकि यह लक्ष्य 7 महीने पहले सितंबर 2019 में ही हासिल कर लिया गया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला होनी चाहिए जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC 2011 डेटा के माध्यम से पहचान किया जाता है। इस योजना के तहत तेल वितरण कंपनियां रीफिलिंग और स्टोव खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण को भी प्रदान करती हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा कथन इसमें सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम UPSC के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी विनिमय दर नीर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। आपको ये बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3।
नीर और रीर के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक 36 व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के संबंध में रुपए की अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नीर को सूचीबद्ध करता है। यह एक प्रकार का भारित सूचकांक है, अर्थात इसमें उन देशों को अधिक महत्व दिया जाता है जिनके साथ भारत अधिक व्यापार करता है। इस सूचकांक में कमी रुपए के मूल्य में गिरावट को दर्शाती है, जबकि सूचकांक में वृद्धि रुपए के मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है। नीर के अलावा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रीढ़ भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को मापने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इसके तहत नीर में शामिल अन्य कारकों के अलावा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे इसका महत्व बढ़ जाता है। इसके संदर्भ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं नीर की, तो वह विदेशी मुद्रा में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा पहला कथन है वह सही है, जबकि दूसरा कथन हमारा सही नहीं है। और यदि हम दूसरे कथन को हटा दें तो इस रूप में हमारा सही उत्तर निकल के आ जाता है सी, केवल एक और 3। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत में न्यायालयों की भाषा पर, जो आज के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने न्याय में आसानी लाने के लिए कानूनी व्यवस्था में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल की वकालत की है। इससे भारत में न्यायालयों की भाषा का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके संदर्भ में आपको अनुच्छेद 348(1)(a) को ध्यान रखना है, जो ये प्रावधान करता है कि जब तक संसद कानून के द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको इसमें अनुच्छेद 348(2) को भी ध्यान रखना है, जो ये कहता है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय में कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग का अधिकृत कर सकता है। इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्रवाई में हिंदी के उपयोग को अधिकृत किया है, और तमिलनाडु भी इस दिशा में तमिल भाषा को अधिकृत करने के लिए प्रयासों को कर रहा है। हालांकि इसमें एक और प्रावधान में यह भी कहा गया है कि इस खंड में कुछ भी उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संविधान अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है, इस चेतावनी के साथ कि जब उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाता है, तब भी उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेजी में ही दिए जाने चाहिए। हालांकि इस प्रकार के प्रावधान को अब वर्तमान में लगातार चुनौती दी जाती रही है, और अनेक विद्वानों के द्वारा न्यायालय की भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं में किए जाने पर बल दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से इस बात को उठाया गया है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि हम भविष्य में उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों आदि में भाषा संबंधी विवाद में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व मिलना देखेंगे, ताकि न्याय का भी समावेशीकरण किया जा सके। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।